हेलो दोस्तों, चेतक बैच में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1750 में 1750 में क्या हुआ, मोनार्की सिस्टम आया था। क्या था? मोनार्की सिस्टम चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। राजा का बेटा राजा बनेगा। और कौन बना था राजा? लुईस 16 बना था। और लुईस 16 जब राजा बना तो उसने देखा कि हमारा भंडार क्या है, खाली है। और भंडार जब खाली है तो भंडार को भरेंगे कैसे? टैक्स लेके। क्या करेंगे? कर को बढ़ा दो तो भंडार जो है भर जाएगा। क्योंकि लुईस 16 के जो सक्सेसर थे और प्रीडिसेसर थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लोन लिया था और उस लोन को कहीं ना कहीं से तो उनको चुकाना था। और इसीलिए लुईस 16 ने क्या किया? टैक्स को बढ़ा दिया। हमने 1750 से 1789 तक या 1750 से 1789 तक पढ़ा था कि कैसे मोनार्की से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ या फ्रांस की क्रांति कैसे हुई। याद करो, मैंने क्या बताया था कि क्रांति करते हैं सिर्फ एडुकेटेड मिडिल क्लास वाले लोग या शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग। किसान करेंगे नहीं सर, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्रांति में भाग लें। लेकिन जब इन लोगों ने, शिक्षित लोगों ने क्रांति की भावना उनके अंदर जगाई, दैट इज़ नेशनल फीलिंग। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम नेशनलिज्म भी है। नेशनल फीलिंग या देशभक्ति की भावना जगाई तो क्या हुआ? क्रांतिकारी लोगों में किसानों ने भी अपना योगदान दिया और वो भी सम्मिलित हो गए। अब आते हैं 1789 से 1799 के बीच में क्या हुआ, या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद या फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ क्या। तो क्या क्या सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर चेंजेस या क्या क्या परिवर्तन आए। कहाँ परिवर्तन? फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस की क्रांति के बाद परिवर्तन क्या क्या आए सोसाइटी में या समाज में। पहले हम पढ़ते हैं, पहला टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। पावर मतलब सत्ता की चाबी जो है वो स्थानांतरित हो गई। किसके, कहाँ से कहाँ पे? फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। मोनार्क मतलब राजा के पास से कॉमन पीपल, आम लोगों पे पहुंच गई। क्या था? आम लोगों ने ही तो क्या किया था? रेवोल्यूशन किया था, क्रांति की थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि राजा के पास सारी की सारी पावर ना रहे, सारी की सारी शक्तियाँ राजा के पास ना रहे। शक्तियाँ किस पे आ जाए? कॉमन पीपल पे। या सिंपल सी बात है, वो लोग चाहते थे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कि सर हमको चाहिए लोकतंत्र, हमें मोनार्की सिस्टम अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसमें जो राजा है, जो मोनार्क है, जो किंग है हमारा, वो अपने बस की बात करता रहता है और किसी की चलने नहीं देता है। तो पहले पॉइंट में हमें यही याद रखना है कि सत्ता जो है वो राजा से हटके प्रजा पे आ गई और आम आदमी तक आ गई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे या दूसरे बिंदु पे। दे ब्रॉट न्यू फ्लैग दैट इज ट्राई कलर। अब क्या हुआ? राजा महाराजा अपना अलग झंडा लेके चलते थे। उनका जो खानदानी रजवाड़ा झंडा होता था उसको लेके चलते थे। और फ्रांस के हर लोग, फ्रांस का हर व्यक्ति उस झंडे को अपना नहीं मानता था क्योंकि वो राजा का झंडा है। तो अब ये जो रेवोल्यूशनरीज आए थे या क्रांतिकारी लोग आए थे, इन्होंने कहा कि सर हमें चाहिए अपना झंडा। और अपना झंडा क्या करेंगे? हमने क्रांति करी, देश को अपने हाथ की बागडोर अपने हाथ में आ गई, हमने रिवॉल्ट किया, हमको फ्रीडम मिल रही है और हमको क्या चाहिए? नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज। और राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने अपना बनाया जो कि ट्राई कलर का था। कितने? 3 कलर का फ्लैग था। उसके बाद में अगली बात क्या आती है? यहाँ पर जितना भी ऑफिशियल वर्क था या जितना भी कार्यालयों में कार्य होता था वो इनकी भाषा में ना हो के दूसरी भाषा, पर्शियन भाषा में हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कि हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारा समाज, सब चीज़ जब हमारा है तो हम दूसरे की भाषा को क्यों अडॉप्ट करें या दूसरे की भाषा क्यों चलने देंगे हम। जैसे कि अपने देश में इंग्लिश है, इंग्लिश में सारा काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रिटिशर्स इंग्लिश लेके आए। लेकिन राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो राष्ट्रीय भाषा हम मानते हैं कि हिंदी ही है। भले ही हिंदी पूरे देश में नहीं मानी जाती, लेकिन राष्ट्रीय भाषा तो हम हिंदी मानते हैं।
तो वैसे ही इन्होंने कहा अब हमें क्या चाहिए, अपनी खुद की भाषा या अपने ऑन लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच भाषा को वॉज अडॉप्टेड एज नेशंस लैंग्वेज, अपनी राष्ट्रभाषा मान लिया। ठीक है, तो पहले अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहली बात हमने पढ़ी कि मोनार्क से कॉमन पीपल में ट्रांसफ़र हो गया पावर का, या सत्ता की चाबी जो है वो राजा से हटकर कहाँ पहुँच गई, प्रजा तक या एक आम नागरिक तक। अब बात करते हैं कि वो दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि इन्होंने कहा कि हमें किसी और का झंडा मंजूर नहीं है, हमें अपना झंडा चाहिए। और इन्होंने क्या किया, अपना एक ट्राई कलर फ्लैग लेके आ गए। तिरंगा हमारी तरह नहीं है सर, इसको समझना, ब्लू, वाइट और रेड 3 कलर हैं। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि ऑल द वर्ड्स ऑफ इन फ्रांस आर डन इन फ्रेंच लैंग्वेज, सो दे डिसाइडेड टू एक्सेप्ट फ्रेंच लैंग्वेज। पहले क्या होता था, पर्शियन भाषा में सारा काम होता था, अब क्या हुआ होगा, फ्रांस की भाषा फ्रेंच होगी, देश हमारा तो हमारी भाषा। अगला पॉइंट क्या आता था, राजा कहता था कि मैंने अपना एक एंथम बनाया है। एंथम का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने देश का राष्ट्रगान है वैसे ही एंथम क्या होता है, राष्ट्रगान। तो राजा कहता था जो मैं राष्ट्रगान बोलूँगा उसी को आपको मानना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा नहीं सर, हम इस बात को नहीं मानेंगे। अब जब राजा नहीं रह गया, सारी की सारी सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आ गई, प्रजा के हाथ में या आम नागरिक के हाथ में आ गई है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना नेशनल एंथम बनाएं जो कि सबको अच्छा लगे। क्यों, क्योंकि बंदिशों में हम कब तक जुड़े रहेंगे, बंदिशों से एक दिन हमको अलग होना पड़ेगा। और बंदिशों से अलग होने के लिए हमें क्या बनना पड़ता है, आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर ये लोग बने और इन्होंने क्या बनाया, अपना नेशनल एंथम, नया नेशनल एंथम बनाया, राष्ट्रगान बनाया अपना। और बनाने के बाद में कहा कि भाई आज से फ्रांस का राष्ट्रगान ये होगा। और आगे एक वर्ड आता है ओथ टेकन का मतलब क्या हुआ, ओथ का मतलब होता है शपथ। शपथ क्या होती है, शपथ होती है स्वेर, जैसे कहते नहीं आई स्वेर। शपथ क्या है, इन्होंने अपने देश के लिए जितने भी नेशनल असेंबली के मेंबर थे, हमारे देश में भी यही होता है, जब नई पार्लियामेंट चुन के आती है तो सारे के सारे जितने भी सांसद होते हैं या जब विधायिका चुन के आती है तो सारे विधायक क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। और वो शपथ क्या लेते हैं कि हम सच्ची निष्ठा से अपने देश की सेवा करेंगे। वही शपथ नेशनल असेंबली के मेंबर ने भी ली, क्योंकि उनको भी देश को उन्होंने क्या दिया था, देश को उन्होंने आज़ादी तो दी, लेकिन उनका कर्तव्य था, ड्यूटी थी कि जो उनको पद मिला है या जो ऑफिस उनको मिला है, जो पोस्ट मिली है, उसका अच्छे से वो निर्वहन करेंगे। अगला पॉइंट आता है स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन। देखो 2 तरह के सिटीजन होते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा 9th में, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो होता है जो हर कार्य में या हर कार्य में जो है भागीदारी देखता है या हर निर्णय में भागीदारी रखता है। और यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिव सिटीजन लोग जो थे उन्होंने हर स्टेट का एक जनरल बनाया। जनरल मतलब स्टेट हेड, कि क्लर्जी वाले का, नोबिलिटी वाले का, कॉमनर्स का, हर वर्ग का एक एक जो है वो अधिकारी होगा, उच्च अधिकारी जो होगा, जो उस वर्ग के कार्यों को देखेगा और उसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है या कोई भी कमी पाई जाती है तो उसकी निगरानी करेगा। ठीक है, उसके बाद में छठा पॉइंट आता है इंटरनल कस्टम ड्यूटी वर रिमूव्ड। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स। हमारे देश में कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है अगर कोई वस्तु है वो या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है, वो कहाँ से आ रही है, गुड्स है, वो आ रहे हैं अदर नेशन से, और वहाँ इंडिया में वो रीच करने के बाद में उन पर टैक्स लगाया जाता है। जैसे चाइना से कोई मटेरियल आया है तो उस पर लगता है टैक्स, जिसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। लेकिन राजा ने क्या किया था, फ्रांस में ही
उसको पार्ट में डिवाइड किया था, और फ्रांस एक पार्ट से फ्रांस के दूसरे पार्ट तक अगर कोई गुड्स जाते हैं या वस्तुओं का विनिमय होता है, सेल परचेज होती है, तो उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरनल कस्टम ड्यूटी, जिसकी वजह से वस्तु की कीमत या डिमांड जो होती थी, या आप प्राइस कह सकते हो, वो बढ़ जाती थी। वस्तु की का क्या होता था, कीमत या प्राइस उसका बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्स ज़्यादा लगता था। इसीलिए नेशनल असेंबली वालों ने कहा, या जोकोविन क्लब वाले जो कि आए थे, उन्होंने कहा कि हम इंटरनल कस्टम ड्यूटी को रिमूव कर देंगे, या हम टैक्स को कम करेंगे या बिल्कुल हटा देंगे, जिससे लोग जो हैं सुगम तरीके से या अच्छे से ट्रेड कर पाए। सातवां पॉइंट या सातवां और आखिरी पॉइंट इसका क्या होता है, आर्मी टेक्स अवे द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू अदर नेशन। अब फ्रांस वालों ने कहा हमने ये कार्य किया और हमको आज़ादी मिल गई, फ्रांस की क्रांति हमने की, हमको आज़ादी मिल गई। अब ये आज़ादी को हम ऐसा करते हैं, अकेले सबसे पहले आज़ादी की मांग किसने करी, फ्रांस ने की। अब फ्रांस को आज़ादी मिल गई तो फ्रांस ने सोचा ये आज़ादी हम क्या करेंगे, और देशों को भी भेजेंगे, या ये आइडिया और देश वाले भी ले जाएंगे, जिससे कि वो भी अपने देश में किस चीज़ की डिमांड करें, मांग करें कि हमें भी आज़ादी चाहिए। याद करो राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान हमारे देश के, वो फ्रांस से ही जो है प्रेरणा ली थी, उन्होंने इंस्पायर हुए थे फ्रांस के रेवोल्यूशन से कि ऐसे भी आज़ादी ली जा सकती है। और ऐसे ही इन्होंने क्या कहा, अपनी आर्मी को भेजना चालू किया कि जो देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने राजा से या डिक्टेटर से या किसी से भी लड़ रहे हैं, तानाशाह है, राजा है, या हो सकता है डेमोक्रेसी रही हो लेकिन उनका जो राष्ट्रपति हो वो अच्छी तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन ना कर रहा हो, तो इन्होंने आर्मी को भेजना चालू किया और कहा कि जितना ज़्यादा हो सके आप क्या करो, नेशनलिज्म को या देशभक्ति की भावना पूरे यूरोप में जागृत करो। और इन्होंने ये आइडिया नेशनलिज्म का यूरोप में लेके गए। तो आज हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी कि 1750 से 1789 तक क्या हुआ, 1750 से स्टार्ट करने के बाद में 1789 तक क्या हुआ, लुई 16 का राजकाज चल रहा था। उसके बाद में हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस की क्रांति क्या थी, और फ्रांस की क्रांति होने के बाद में जो सत्ता की चाबी थी वो किसके पास पहुंच गई, वो राजा से होते हुए राजा के पास से वो प्रजा पे या कॉमन पीपल आम नागरिक के हाथ में हो गई। मतलब डेमोक्रेसी इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर हमने देखा कि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद में, फ्रांस की क्रांति के बाद में क्या क्या चेंज आए, क्या क्या परिवर्तन आए। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो ट्रांसफ़र हो गया पावर का, सत्ता की बागडोर स्थानांतरित हो गई। ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरित हो गई कहाँ, मोनार्क से कॉमन पीपल के बीच में, मतलब राजा से गया किसके पास में, आम नागरिक के पास में। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि उनके देश का अपना कोई झंडा नहीं था, वो राजा के झंडे को मानते थे, लेकिन जब वो आज़ाद हुए उन्होंने राजा के झंडे को मानने से इनकार कर दिया। दे रिफ्यूज टू सपोर्ट द फ्लैग ऑफ किंग, सो दे बॉट न्यू फ्लैग दैट इज ट्राई कलर, तिरंगा जो है झंडा वो अपना लेके आए। अगले पॉइंट में हमने पढ़ा कि फ्रांस में क्या होता था, पर्शियन भाषा या दूसरी भाषा में सारे ऑफिशियल कार्य होते थे या जितने भी वर्क्स होते थे वो सेकंड लैंग्वेज में होते थे। इसीलिए उन्होंने फ्रेंच भाषा को या क्या किया, अपनी नेशनल लैंग्वेज डिसाइड कर दिया और कहा हमारा देश हमारी भाषा, फ्रांस हमारा देश है तो फ्रेंच भाषा ही हमारी भाषा होगी। उसके बाद में जब भाषा बना दी तो उन्होंने बनाया अपना नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, कि भाई अभी तक हम राजा महाराजा की बात करते थे, राजा महाराजा के हिसाब से चलते थे, अब हम नहीं चलेंगे, अब चलेंगे किसके हिसाब से, अपनी मर्जी से, जो देश कहेगा वही करेंगे। और देश ने मांग उठाई कि हम राजा का नेशनल एंथम नहीं मानेंगे, तो उन्होंने अपना नेशनल एंथम बनाया और जितने भी मेंबर्स नेशनल असेंबली के चुन के आए थे या जितने भी लोग जो है उनके पार्लियामेंट में थे, सब ने शपथ ली, ओथ टेकन,
शपथ ली कि हम अपने कार्यों का सच्ची निष्ठा से निर्वहन करेंगे। पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा था कि हर स्टेट का एक स्टेट जनरल बनाया गया, जिसमें क्या किया गया, 3 स्टेट होते थे, तीनों स्टेट का एक चीफ होता था जो देखता था कि तीनों स्टेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर कोई डिस्प्यूट आता था वो रिजॉल्व करता था, या कोई भी छोटी मोटी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका समाधान करने की भी जिम्मेदारी इसकी भी होती थी। अच्छा, आर्मी का हेड भी यही होता था, हर स्टेट की जो आर्मी होती थी उसका हेड भी यही होता था, ये बात ध्यान रखने वाली है। उसके बाद हमने देखा कि जो ट्रेड होता था वो रिस्ट्रिक्टेड था। रिस्ट्रिक्टेड मतलब खाली रोक रखा था, बहुत सारी उसमें अड़चनें थी, और अड़चनों में एक अड़चन ऐसी थी कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी लगाते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। स्टेट का मतलब वैसे देश होता है, लेकिन यहाँ पर आप स्टेट का मतलब राज्य समझिए। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सामान को टैक्स देना पड़ता था, जिसको वो कस्टम ड्यूटी नाम से बोलते थे। तो इसीलिए नेशनल असेंबली ने इस टैक्स को भी हटा दिया। और लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि आर्मी ने क्या किया है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का प्रचार प्रसार किया, और देशों में, यूरोप के देशों में फ्रांस वालों ने कहा हम आज़ाद हो गए, वी मेक फ्रीडम, हमने फ्रीडम हासिल कर ली, वी गेट फ्रीडम। और उसके बाद में अब क्या करेंगे, हम और देशों तक इस विचार को या आइडियोलॉजी को, विचारधारा को पहुंचाएंगे, जिससे और देश भी जो है अपने देश में स्वतंत्रता की मांग कर सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक कि नेपोलियन रूल। हमने देखा 1750 से 1789, 1750 से 1789 तक क्या हुआ, लुई 16 का शासन चला या उसका राज चला, मोनार्की सिस्टम। 1789 के बाद में आई नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कुछ डिस्प्यूट आने लगे, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़ा आने लगा। और जब ये लड़ाई झगड़ा आने लगा तो लड़ाई झगड़ा जहाँ भी होता है वहाँ ज़्यादा दिन तक लोकतंत्र नहीं रहता, और लोकतंत्र की समाप्ति हो गई वहाँ पर। डेमोक्रेसी को कहा भाई तुम कचड़े के डब्बे में बैठ जाओ, हम पहले अपना निपटा लेंगे, फिर देखेंगे कि देश डेमोक्रेटिक रहेगा या नहीं रहेगा। और ऐसी स्थिति में जब लड़ाई चलती है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो बाहर वाले फ़ायदा उठा के लेके जाते हैं। और फ्रांस में भी जहाँ लड़ाई हुई नेशनल असेंबली के अंदर, तो एक बाहर वाला था जो बड़े ध्यान से देख रहा था कि कब ये लड़े और कब मैं सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लूँ। और वो बाहर वाला था हमारा नेपोलियन भाई साहब, जो कि बनेगा क्या, डिक्टेटर। क्या बनेगा, डिक्टेटर या तानाशाह। राजा नहीं बनेगा, डिक्टेटर बनेगा, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये राजा का बेटा थोड़ी था, तो आर्मी का हेड था, तो इसीलिए ये बनेगा डिक्टेटर। ये ध्यान रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। नेपोलियन इज किंग, नहीं भाई, नेपोलियन वॉज किंग। ये नेपोलियन किंग नहीं था, ये क्या बना था, डिक्टेटर। बाद में इसने अपने आप को जो है बादशाह घोषित कर दिया था, वो अलग बात। अब बात करते हैं नेपोलियन रूल स्टार्ट कब हुआ था। हमने देखा मोनार्की से फ्रेंच रेवोल्यूशन में गए, नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट आई, डिस्प्यूट हुआ, 1799 में क्या हुआ, नेपोलियन रूल आगमन हुआ। भाई साहब आए कौन व्यक्ति, नेपोलियन, जो कि सबसे बड़ा, इस देश का सबसे बड़ा शासक माना जाता है, जिसकी इतना ड्रीम था, जिसका ड्रीम था, सपना था कि पूरे के पूरे यूरोप में कब्जा करेगा तेरा भाई, उसके बाद में तेरा भाई कहाँ कब्जा करेगा, पूरे संसार में कब्जा करेगा। यही हो रहे हैं कब्जा करने वाले। नेपोलियन रूल की बात करते हैं, नेपोलियन के आगमन की बात करते हैं। नेपोलियन टेक्स ओवर कंट्रोल ऑफ स्टेट फ्रॉम नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली से उसने कंट्रोल को टेक्स ओवर मतलब छीन लिया उसने। ये नहीं मांगा सर मेरे को दे दो, नहीं सर, ये स्नैच किया गया है। स्नैच मतलब छीन लिया गया है। उसके बाद में फोर्सफुली, कैसे, जबरदस्ती की, विद द हेल्प ऑफ आर्मी। कैसे, आर्मी की मदद से। नेपोलियन क्या था, स्टेट जनरल था, उसकी आर्मी का हेड था, और आर्मी का हेड था तो उसने क्या किया है, पूरे के पूरे शासन को अपने हाथ में ले लिया। याद करो पिछले साल कुछ पढ़ा था हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में, याद करो, कुछ याद आया। उसमें क्या हुआ था, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में,
उसके बाद में वो हार गए, और हारने के बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, नवाज शरीफ को कहा जेल में जाओ, और अपने आप को क्या बना दिया, प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि आर्मी का वो हेड था। वैसे ही सेम नेपोलियन भी यही था, वो आर्मी का हेड था। उसने देखा कि नेशनल असेंबली वाले डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो डिसीजन लेना है हमें, और डिसीजन जब हमें लेना है तो हम ही क्यों ना लें, नेशनल असेंबली की क्या ज़रूरत है। पहले 600 हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये डिसाइड हुआ कि 5 लोगों में कर लेते हैं भाई। 5 लोग हुए, फिर वो आपस में ही भिड़ने लगे, तो नेपोलियन ने कहा जाओ भाई पाँचों जाओ, पाँचों को जेल में डाल दिया और अपने आप को क्या बना दिया, वहाँ का डिक्टेटर। और फॉर्म डिक्टेटरशिप, तानाशाही का आगमन। नेपोलियन का आगमन मतलब तानाशाही का आगमन। अब इसने ये भाई साहब, वैसे तो देखा जाए तो तानाशाही अच्छी नहीं होती, लेकिन फ्रांस वालों के लिए तानाशाही अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? जितने राइट उनको जो है मोनार्की सिस्टम में नहीं मिले थे, या राजा ने नहीं दिए थे, जितने अधिकार नेशनल असेंबली नहीं दे पाई थी, उससे ज़्यादा अधिकार नेपोलियन ने उनको दे दिए। तो क्या सर आप क्या बोलना चाहते हैं, नेपोलियन अच्छा था? जी नहीं, नेपोलियन अच्छा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना बद से बदतर वाला हिसाब उसमें नहीं था, और गवर्नमेंट से वो अच्छा था। क्यों अच्छा था? नेपोलियन भाई साहब के ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है आपका, सिविल कोड ऑफ नेपोलियन, या नेपोलियन कोड भी हम कहते हैं, जो कि आया 1804 में या 1804 में। नेपोलियन कोड पे क्वेश्चन हर साल बन के आता है, और इस साल भी आने की ही उम्मीद है। कभी कभी 1 नंबर में आता है, कभी कभी 4 नंबर में आता है कि बताओ सर नेपोलियन ने क्या क्या रिफॉर्म किए थे, या क्या क्या उसने जो है नेपोलियन कोड में लिखा है। तो आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में होता है, पैराग्राफ में नहीं होगा। तो देखते हैं, सिविल कोड या नेपोलियन कोड आया 1804 में, 1804 में। इसमें पॉजिटिव क्या हुआ, अच्छी बातें क्या क्या आई? पहली बात, टैक्स रेट वर रिड्यूस्ड। टैक्स रेट जो कि हाई था, नेशनल असेंबली आई तो तभी भी टैक्स को थोड़ा कम किया, ज़्यादा कम नहीं किया। नेपोलियन भाई साहब आए, उसने कहा ये लोगों के साथ अत्याचार है, क्योंकि हम भी क्या हैं, गरीब के लड़के हैं। नेपोलियन भी क्या था, गरीब का ही लड़का तो था जो बना था आगे। तो उसने कहा मेरे माँ बाप ने ये चीज़ देखी है, तो आज मैं क्या करूँगा, टैक्स को कम करूँगा। जनता की भलाई नहीं देख रहा, लेकिन जिसके अपने ऊपर बीतती है वो इस बात का पता लगा सकता है कि टैक्स रेट बढ़ाने से या टैक्स रेट ज़्यादा होने से किसानों के ऊपर क्या बीतेगी। तो इसीलिए उसने टैक्स को कम कर दिया। दूसरी बात, नेपोलियन भाई साहब गलती से पढ़ लिए थे, इसीलिए वो बने थे एडुकेटेड मिडिल क्लास वाले, लेकिन वो राइट सबके पास था नहीं। याद करो, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हाथ जोड़ने पड़ते थे कि मालिक मेरे को पढ़ने दो, मालिक मेरे को पढ़ने की अनुमति दो, तब राजा कहता था अरे जा पढ़ लियो। लेकिन नेपोलियन ने कहा मेरे माँ बाप ने हाथ जोड़े हैं राजा के सामने कि मेरे को पढ़ाने के लिए, लेकिन आज के बाद फ्रांस का कोई नागरिक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेगा। मैं आपको दूंगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार नेपोलियन ने प्रोवाइड कर दिया था। अगली बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। नेपोलियन ने एक चीज़ देखा था, जब भी बेचारा कहीं आता जाता था, जब वो छोटा था, तो देखता था कि उसके साथ में भेदभाव होता था कि भाई हम तो राजा महाराजा की संतान हैं, हम तो चर्च की संतान हैं, या किसी चर्च के फादर के बेटे हैं, हमको जो है ज़्यादा राइट मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान दिया नेपोलियन ने कि हमारे देश को चाहिए क्या, इक्वालिटी। राजा भले मैं हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि देश में क्या बना के रखूँ, समानता बना के रखूँ। राजा ही सबसे बड़ा होगा ये माना जाएगा, लेकिन जो नागरिक हैं सारे के सारे नागरिक जो हैं इक्वल रहेंगे। अगली बात क्या हुई, और नागरिकों को इक्वल या बराबर रखने के लिए सबसे बड़ी बात होती है उनको राइट टू वोट दे दो। सबको दे दो। किसको दे दो? सबको दे दो, किसी एक को मत दो। जैसे कि एक भिखारी के पास में अगर वोटर आईडी कार्ड है तो उसका वोट मुकेश अंबानी के वोट के बराबर ही माना जाएगा। ईच वोट हैव इक्वल वैल्यू। अब बात करते हैं, राइट टू वोट मिला, लेकिन मिला किसको? सिर्फ आदमियों को। किसको मिला? आदमियों को। औरतों को कब मिला था? किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट करना आप। राइट टू वोट अबव 21 ईयर्स ओनली टू मैन।
21 साल से ऊपर जितने भी आदमी हैं उनको राइट टू वोट है। ये प्रॉपर्टी वाला सीन कभी याद है ना, पीछे आया था कि 3 दिन के प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देंगे। नहीं सर, ये यहाँ नहीं आएगा। राइट टू वोट 21 साल से ऊपर जितने भी हो आदमी हो, आपको राइट टू वोट मिलेगा। बात समझ में आई? अगला पॉइंट है प्रिविलेज बाय बर्थ। प्रिविलेज बाय बर्थ मतलब कि जो जन्म से ही उनके नाम के आगे इतना बड़ा टाइटल लगता था, वो टाइटल नेपोलियन ने कहा ख़त्म कर दिया। राजा मैं हूँ तो इतने इतने टाइटल लगा के तुम कैसे घूम रहे हो, ये अधिकार सिर्फ मेरे पास है। और उसने प्रिविलेज बाय बर्थ ख़त्म कर दिया। और जब प्रिविलेज बाय बर्थ या जन्म सिद्ध अधिकार ख़त्म हो जाएंगे तो एक और चीज़ ख़त्म होगी, वो होती है सर्फडम। सर्फडम मतलब बंधुआ जो बनाते थे, ज़बरदस्ती जो लैंडलेस फार्मर्स होते थे या जिनके पास में संपत्ति नहीं होती थी, उनको जो है ज़बरदस्ती बड़े लोगों के यहाँ काम करना पड़ता था। इसी चीज़ को बोलते हैं सर्फडम। और इसीलिए नेपोलियन ने कहा कि सर्फडम भी ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है नेपोलियन ने भी इस चीज़ को देखा होगा कि कैसे जो है छोटी लेवल के या लोअर लेवल के लोगों को अपर लेवल वाले एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण किया जाता है निचले तबके के लोगों को का ऊपर के तबके के लोगों के साथ। अब देखो नेगेटिव बात की बात करते हैं। नेपोलियन ने अच्छा किया, हाँ सर आपने बता दिया, नेपोलियन तो भाई भगवान था। फ्रांस के लोग भी सोच रहे थे भगवान था। कब नेपोलियन भी कहता था कभी कभी ऐसा लगता है अपुनी भगवान है, लेकिन भगवान तो था। लेकिन भाई भगवान से भी गलती हो जाती है। और क्या हुआ, गलती कर दिए, क्या किए? देखिए पहली बात तो सेंसरशिप मीडिया में लगा दी। सेंसरशिप का मतलब होता है पाबंदी। भाई साहब अगर मेरे खिलाफ कुछ लिखा ना तो न्यूज़ बोलते रहोगे तभी उठवा लूँगा। याद करो डोनाल्ड ट्रंप ने भी उठवाया था। उसके बाद में पाबंदी कैसी थी, ना मेरे खिलाफ छाप सकते हो कुछ, ना लिख सकते हो, अगर लिखा तो जेल में जाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या ही, नॉट गिवन राइट टू प्रोटेस्ट। कहा भाई मैं राजा हूँ और राजा रहूँगा, इस बात के लिए कभी धरना मत देना बाहर कि बाहर बैठ जाओ कि नहीं जी हम तो हटवाएंगे। अगर धरना दोगे तो गोलियां खाओगे। और इसीलिए राइट टू प्रोटेस्ट या धरना देने का या प्रदर्शन का अधिकार भी नहीं दिया उसने। तीसरी बात, नेपोलियन भाई साहब का दिमाग में एक फितूर था जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कीड़ा है भाई दिमाग में। और वो कीड़ा क्या था? कीड़ा ये था कि मैं पूरे वर्ल्ड का राजा बनूंगा, और वर्ल्ड का राजा बनने के लिए सबसे पहले बनूंगा यूरोप का राजा। और यूरोप का राजा बनूंगा तो सेना चाहिए बड़ी, और बड़ी सेना कहाँ से आएगी? इसीलिए उसने क्या किया, फोर्स आर्मी रिक्रूटमेंट, मतलब ज़बरदस्ती लोगों के घर से लड़कों को उठवा लेता था। कहता था भाई ज़बरदस्ती जो है लोगों को लेके आओ और आर्मी में भर्ती करो। याद करो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी रहती है कि यहाँ देश का संविधान या देश का संविधान ये सरकार को ये पावर देता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार किसी को भी ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कर सकती है। ये आज तक चला आ रहा है, लेकिन हमारे देश की महानता ये है कि आज तक हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे देश में खुद से ही बहुत सारे कैंडिडेट आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। तो इसी के साथ में हमारा पार्ट 1 जो कि आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री का है वो समाप्त होता है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 2। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।